पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था। तो आज उसी सेट फर्स्ट का ही आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो कहा कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 36% का लाभ कमाता है। भाई दुकानदार है तो दुकानदार को डिस्काउंट भी देना पड़ता है और उसके बाद प्रॉफिट भी कमाना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दुकानदार जितने में खरीद करके लाएगा, ठीक है, यानी कि उस वस्तु का जितना भी क्रय मूल्य होगा दुकानदार के लिए, तो उस क्रय मूल्य से वो बढ़ा करके बेचेगा। तो बढ़ा करके बेचने के लिए क्या करेगा, वो उस पर दाम अंकित करता है, जिसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अंकित मूल्य होगा उस पर भी क्या कर रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 20% का कस्टमर को, उसके बाद भी क्या कमा रहा है, तो 36% का प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा करके लिखेगा, यानी कितना % ज्यादा लिखेगा। तो एक बात समझ लीजिएगा, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। ये नोट करके रख लीजिएगा कि जो सीपी होता है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट %। क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट %। अब रही बात अंकित मूल्य, जिसको हम लोग एमआरपी बोलते हैं और एमपी भी बोलते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, तो ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, ये परसेंटेज होता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर प्लस माइनस भी दिए है, प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दिए हैं, तो जहां प्रॉफिट कमाएगा वहां पे क्या होगा कि प्लस रहेगा और जहां लॉस होगा वहां पे क्या होगा, माइनस। कभी कभी देखते हुए कि दुकानदार को लॉस भी हो जाता है। लॉस होने का मतलब है कि जितना में खरीद के लाएगा उससे कम में बेच देगा। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना में दुकानदार खरीद करके लाया है उससे ज्यादा में बेचेगा। तो हमको दो ही चीज चाहिए, एक अंकित मूल्य चाहिए और एक क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य क्या होगा और अंकित मूल्य क्या होगा, हम यहाँ पे रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस का डिस्काउंट % क्रय मूल्य होता है, तो 100 में से डिस्काउंट कितना % किया, 20%, यानी कि ये हो गया 80। और अंकित मूल्य क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाभ कमा रहा है। तो जब लाभ कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो क्या करेंगे हम 100 में प्लस करेंगे 36, तो यह हो जाएगा 136। अब यही चीज आपको बताना था कि 136 रुपये उस पर लिखेगा और खरीदा कितना में था, 80 में। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा बढ़ा करके लिखा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको और कम करके यानी काट करके रेशियो भी यूज कर सकते हैं। हम चलिए इसको ऐसे ही करके बता देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 80 में खरीदा, 136 में उस पर लिखा, तो कितना ज्यादा लिख दिया, 80 से ये कितना ज्यादा है, यानी दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितना ज्यादा है, तो 56 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, तो 80 से ज्यादा है, यानी कि 80 से ज्यादा लिखा तो 80 नीचे में हो जाएगा, जिससे तुलना करेगा वो नीचे हो जाएगा। बस इसको % में बदल देना है, तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करके % का साइन। अब यहाँ पे देखिए 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 से ये कट गया 14 बार में, 14 पचे 70, यानी कि 70% ये जो होगा वो बढ़ा करके लिखेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका था। ठीक है, और दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, क्या करना होगा, रेशियो मेथड लगाना होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से है तो रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा शॉर्ट वो नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। सीपी, एमपी और फिर एसपी, 3 चीज ही होता है। ठीक है, जितना मैं खरीद के लाया सीपी, जितना लिखा वो एमपी और जितना मैं बेच दिया वो एसपी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये देखिए सीपी और एमपी, ये क्या होगा, तो एमपी अगर 100 होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, एमपी अगर 100 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा। देखिए हमेशा छूट अंकित मूल्य पर मिलता है, तो इस 100 पे कितना का छूट मिलेगा, 20% का, तो 80 में वो सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। वो सामान क्या होगा, 80 में बिक जाएगा। अब रही बात कि सीपी कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो एक चीज और है, यहां देखिए अगर सीपी आपका 100 रहेगा, अगर सीपी आपका 100 रहेगा तो सामान बिकेगा कितना में, क्योंकि 36% का प्रॉफिट कमाना है, तो सामान को बेचना होगा 136 में। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आपका रेशियो कैसे निकलेगा, ये ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 100 और 136। एक काम हम कर सकते हैं, इसको शॉर्ट और कर सकते हैं, 100 और 136 को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से ये कटेगा 5 बार में, सॉरी 20 से नहीं कटिए, 4 से कटिए, ये 25 बार में और ये 34 बार में, और इस दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 25:34। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या है
कि किसका रेशियो लेना है, एमपी और एसपी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी और एमपी उल्टा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब रेशियो हम लोग निकालते हैं तो जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, तो आसानी से निकल सकता है। देखिए एमपी 5, सीपी 4, एसपी 4, तो एसपी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और एमपी के जगह पर 5। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीपी, एसपी और फिर एमपी, इसका रेशियो क्या निकल करके आएगा। आई होप कि थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं रेशियो, पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो 25 चौका 100, 34 चौका 136, 136 होगा जी, और फिर क्या हो जाएगा 34 पचे 170। आपको चाहिए क्या क्या चीज़ था कि सीपी और एमपी, यही दो चीज़ चाहिए कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य यानी लास्ट वाला देख लीजिए कितना है, 70। तो 100 से 70 ज़्यादा है, यानी कि कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो 70% ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आएगा। आई होप कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इससे पहले वाला तरीका बेटर ही था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको बताए भी हुए थे कि मेंसुरेशन से जो भी पूछेगा वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट में कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है, बराबर है। जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही क्या होगा, तो वृत्त का भी परिमाप होगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो चीज़ दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कितना के बराबर है, 2464 के बराबर है। अब यहाँ पे हम पाई का वैल्यू रखते हैं, कितना होगा 22/7। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2464। अब देखिए बराबर के इस साइड और उस साइड, ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे वाला से नीचे वाला, तो ये 112 बार में कट जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो 7 नीचे में 112 से गुना हो जाएगा, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 984, ठीक है, नहीं कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, ठीक है, 784। अब आप बताइए कि आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। स्क्वायर इधर से जाएगा तो उधर क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट अंडर 784, इसका मतलब कितना होता है आप लोग बताइएगा, 28, अगर वर्गमूल वर्ग याद होगा तब। तो आर हमारा आ गया, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो आ गया 28 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब एक चीज़ कह रहा है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे साइड में करते हैं, देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, और ये भुजा का वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे हम लोग, सिर्फ पाई की जगह पे 22/7, आर जो हमारा यहाँ से निकल के आया है 28, इधर हो जाएगा 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे देखेंगे काट लेंगे, 7 चौका 28, 4 से ये 4 कट गया, तो भुजा कितना निकल करके आ गया, तो भुजा बराबर हो गया 44। अब आपसे पूछ रखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आसानी से बता सकते हैं कि 44 का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1936। आप लोग को याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा था, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखे है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए है। अब एक चीज और दे रखा था कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है, बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इस दोनों को बराबर कर लिए, वैल्यू पुटिंग कर लिए, भुजा निकल गया 44। 44 के बाद में क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा का स्क्वायर करके, जो कि 1936 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन को समझने का देरी है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार में ही क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तथा वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है, यानी कि हर 3 किलोमीटर के बाद में वो क्या कर रहा है, 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो बताइए 56 किलोमीटर की यात्रा में उसे कितना समय लग जाएगा, यानी कि पूरा डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है दौड़ करके, 56 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
और वो कंडीशन क्या लगा देगा कि हर 3 किलोमीटर, जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, 3 किलोमीटर जैसे खत्म हुआ तो 3 किलोमीटर के बाद वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा मात्र 5 मिनट के लिए, फिर अगले 3 किलोमीटर के बाद क्या करेगा, 5 मिनट के लिए रुकेगा, फिर अगले 3 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकेगा। इस तरीके से करते हुए वो अपनी यात्रा को पूरी करता है। तो अगर हम क्या करें कि इस चीज को अभी हम अवॉइड कर देते हैं कि वो 5 मिनट के लिए रुक रहा है, ठीक है, तो लगातार अगर वो दौड़ेगा तो 56 किलोमीटर कितने देर में पहुंच जाएगा, ये आप निकाल लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, समय निकालना है तो दूरी और चाल दे रखा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि कितने घंटा में लग जाएगा उसको, अगर बिना रुके चलेगा वो दौड़ेगा तो 7 घंटा यहाँ पे उसको लग जाएगा, ठीक है, बिना रुके दौड़ेगा तब। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि हर 3 किलोमीटर के बाद में वो 5 मिनट के लिए रुक रहा है, तो बिना रुके अगर चलेगा तो 7 घंटा समय लगेगा। यहाँ पे आंसर मत कीजिएगा, ऑप्शन में फर्स्ट में ही 7 है, गलती कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है आपके पास कि हर 3 किलोमीटर के बाद में वो कितना देर के लिए रुक रहा है, तो 5 मिनट के लिए रुक रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी दूरी को हम कितना से डिवाइड करेंगे, जितना जितना किलोमीटर के अंतराल पर रुकेगा, 3 किलोमीटर के अंतराल पर रुक रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट में मत लगाइएगा, यानी कि वो रुकेगा कितने बार, 18 या 54, कम से कम कितनी बार भाग लगेगा, 18 बार में भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि उसका स्टॉपेज कितनी बार होगा, 18 बार होगा। और हर बार अगर वो 5-5 मिनट के लिए रुक रहा है तो वो रुक कितना जाएगा, टोटल रुकेगा विराम यानी कि आराम कितना देर कर लेगा, तो 90 मिनट कर लेगा। भाई मेरे 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 घंटा तो लगता अगर वो बिना रुके चलता तब, और 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा वो क्या कर लिया, आराम कर लिया। इसका मतलब कि कुल समय उसको कितना लग गया, तो इस दोनों टाइम को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 7 और 1 8 घंटा, 8 घंटा और आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बस सिर्फ पढ़ करके आप आंसर कर सकते थे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप कि आप सभी ने सीआरपीएफ का फॉर्म भरा ही होगा, और अगर भरे हैं तो ये सेट प्रैक्टिस पर डे आप लग जाइए सेट प्रैक्टिस में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, समय बिल्कुल अब 1 महीना से भी कम समय रह चुका है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को पर डे प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ से ही इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा भारी न ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी वीडियो लंबा बनते जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। देखिए जब भी तुलना जिससे हो, क्या हो, तुलना जिससे हो, कितना परसेंट है, 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है कि जिससे तुलना होता है, तो तुलना 30% का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 30/100। तो यहाँ पे तुलना किससे हो रहा है, विक्रय मूल्य से। अगर इससे भी नहीं पहचान में आ रहा है तो जिसके साथ से लगा रहे या फिर का लगा रहे तो वो तुलना करने वाला नंबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो उसके विक्रय मूल्य से, तो तुलना किससे किया जा रहा है, विक्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे सॉरी विक्रय मूल्य का मतलब एसपी हो गया, ठीक है। अब किसके बारे में कहा गया, तो क्रय मूल्य के बारे में कहा गया। तो अब यहाँ पे ये मत समझिएगा क्या है, 30% कम है, तो यानी कि 100 से 30 कम है, तो ये विक्रय मूल्य नहीं होगा। 100 में से 30 माइनस कर लेंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 70। अब आप सोचिएगा कि किसी सामान को हम 70 में खरीदे हैं और बेचे कितना में है, 100 में, तो भाई आपके पास प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 70 में खरीद करके अगर 100 में बेचते हैं तो 30 का प्रॉफिट होगा। तो ये 30 यूनिट होगा या फिर रुपया होगा, लेकिन आपका सारा ऑप्शन किस चीज में है, परसेंट में है, क्वेश्चन भी परसेंट में पूछ रहा है। तो इस 30 को आप परसेंट में बदलिएगा, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पे निकलता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, और डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पे होता है। तो यहाँ पे सीपी है तो नीचे में सीपी रखेंगे और परसेंट में बदल देंगे, यानी कि गुना 100 करके परसेंट का साइन। अब यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से, कितना आ जाएगा, 300/7। 300/7 को अगर आप भाग लगाइएगा तो 7 चौका 28, फिर बचेगा तो 7 दूना 14, बचेगा 6, यानी कि यहीं से आपका ऑप्शन दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बस 30% दिया था, 30% को हम लिख सकते थे 30% का मतलब बट्टा में 100। अब बताइएगा कि विक्रय मूल्य से क्या है, क्रय मूल्य उसका कम है, तो विक्रय मूल्य 100 है, तो 100 से 30 कम होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसी को प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट 100 में से 30 घटाइएगा तो 70 घटाइएगा तो 30 आएगा, और प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो 30/70, और इसको परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा 42.86।
ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा। आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा इस बार, और इस बार सिलेक्शन यानी कि एमटीएस भी आ रहा है, तो एमटीएस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को आराम से देखिएगा और पर डे हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये चैनल सही है, इस चैनल को ग्रो कराना है, तो आप सभी को इसको शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि वीडियो लंबा हो ना जाए। ठीक, फिर से आपका ये क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का ही, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको एक फार्मूला, आपको मेंसुरेशन का 2D और 3D दोनों टाइप के फिगर का आपको फार्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम में आपका मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अब ये फार्मूला याद होगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, तो आपको गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारा पूरा का पूरा फार्मूला का लिस्ट भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला गलत नहीं होता है, और अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम PDF भी आपको अपने इंस्टीट्यूट का बना हुआ हम आपको दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर कि एक लंबवृत्तीय बेलन, क्या है यहाँ पे फिगर में, बेलन है। अब बेलन कहने का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि बेलन किस टाइप का होता है। देखिए फिगर में ही बनाइएगा, हम आपको बस सिर्फ याद करा रहे हैं कि बेलन किस टाइप का होता है। तो ये इसका आधार होता है और ये सर्किल होता है, ठीक है, और ऊपर भी क्या होता है, सर्किल होता है। आप लोग घर में अपने अपने गैस सिलेंडर को देख लीजिएगा, वही क्या होता है। अब जब सर्किल बनेगा तो इसका सेंटर होगा, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और ये इसका ऊंचाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अब अगर व्यास दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो आपको पता होगा कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए हम लोग इस फिगर को नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन बनाते समय हमको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है, और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो चलिए πr²h, तो h हमको पता है, पाई का वैल्यू भी पता होता है, लेकिन यहाँ पे व्यास दे रखा है। व्यास अगर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.5, तो त्रिज्या आपको कैसे पता चलेगा, तो व्यास का हम आधा करते हैं, क्या करते हैं, व्यास का आधा करते हैं, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, जो कि आपका पाई का मतलब होता है 22/7, और इंटू r² का मतलब 3.5/2, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3.5/2। देखिए r का मतलब इतना है, तो इसको 2 बार लिखेंगे तब ना πr² होगा, और इंटू h का मतलब कितना, 16। अब यहाँ से हम काटना शुरू करते हैं। देखिए कैसे काटेंगे हम, 2 से ये कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हम कि 7 से इसको काट लिए कितने बार में, 0.5 बार में। अब आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे में आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी 1 0 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका बन जाएगा कितना, ये 10 हो जाएगा, 2 से तो हम काट लिए हुए हैं, तो 10 हो जाएगा। तो 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 7 35। अब देखिए 5 से 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। अब आपका थोड़ा सा आसानी हो गया, 2 से ये कट गया 4, तो अब आपके पास क्या बचा, 11 × 7 × 2, यानी 11 × 7 = 77, 77 को हम 2 से गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर काटने में दिक्कत हुआ होगा तो हम फिर से इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि देखिएगा कि काटेंगे कैसे हम लोग। सबसे बड़ा गलती यानी कि टाइम टेकन यहीं पे हो जाता है आप लोगों का, कि थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। देखिए पाई का मतलब 22/7, ठीक है, r का मतलब 3.2/5/2, फिर इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है, और h का मतलब क्या होगा, 16 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यहाँ से देखिए पॉइंट अगर पहले ही हम हटा देंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 नीचे। अब काटेंगे, 5 7 35, 5 चौका 20, ये भी अपने आप में कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौका 20। अब देखिए 4 चौका 16, 16 तो नीचे आ गया, ऊपर में भी 16 है, इससे डायरेक्ट काट देंगे हम। 1 7 से 1 7 चला जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ 22 × 7। 22 × 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 7 दूना 14, 4 इकाई अंक सबसे इसी के लास्ट में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन भी कभी कभी नहीं करना होता है, स्मार्टली वर्क करना पड़ता है आपको, ताकि आपके पास ऑप्शन दिखेगा और ऑप्शन को ही हिट करना है एग्जाम में। आपसे वो डिटेल मेथड नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, आपको सिर्फ ऑप्शन पकड़ कर भी आप कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।